हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 22 अगस्त 2022 और आज की डेट में आपको जानकारी देने वाले जितने भी आईटीआई के सेकेंड ईयर के छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गए थे एग्जाम देने, उनका किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि आईटीआई के छात्रों का आज की डेट में कहना था, जो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना था कि सर आज के कुछ क्वेश्चन थे वो कुछ यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन भी दिया गया था थ्योरी में। ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन है थ्योरी का ही उन्होंने भेजा है, इसलिए यहाँ पर थ्योरी का ही हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया था। वैसे जो छात्र यहाँ पर क्वेश्चन भेजते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, अपने मन से ऐसा नहीं करता हूँ कि व्हाट्सएप से मैंने क्वेश्चन ले लिया और आपका इम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन ले लिया और आपको इस तरह से वीडियो बनाकर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी छात्र जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं उसी तरह से यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि जो छात्र एग्जाम नहीं दिए वो लोग वीडियो को देखकर आसानी से समझ पाए कि किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आईटीआई छात्रों ने भेजा है जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो सामने यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया, इसको पोल शू बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? पोल शू बोला जाता है। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। तो जो छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका तो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक खांचा है और ये डीसी जनरेटर का कौन सा यहाँ पर भाग है इसमें आपको बताना पड़ेगा। देखिए, इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर, ठीक है, जो कि ये लेमिनेशन वाला भाग होता है। आपको मालूम है जो यहाँ पर आर्मेचर कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है। किस कारण? तो इसमें जो ईडे करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए और डी ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कठोर कम्यूटेशन कम करता है, बी ऑप्शन नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे, सी ऑप्शन विचुंबीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है और डी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली के उत्तेजन धारा को घटाता है। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि विचुंबीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप क्वेश्चन को कम ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ही आपका यहाँ पर कंफ्यूजन टाइप का दिया जा रहा है। बिल्कुल आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, बी ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ घटता है, सी ऑप्शन प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं और डी ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, कि प्रेरित जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? देखिए ईएमएफ ये आपका है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो ये जो होता है ये घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम और सी ऑप्शन है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किन नियम से निर्धारित होती है, मतलब कि किस नियम से हम इसको दिशा इसकी हम निर्धारित कर सकते हैं।
तो इसमें जो आपका होता है साथियों फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम के अनुसार इसको यहाँ पर इसकी दिशा जो है निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ए ऑप्शन है फील्ड डायटर विधि, बी ऑप्शन है फील्ड टेपिंग विधि, सी ऑप्शन है आर्मेचर डायटर विधि और डी ऑप्शन है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर फील्ड डायटर विधि। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण विधि, बी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण विधि, सी ऑप्शन टैप फील्ड गति नियंत्रण और डी ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। ये देखिएगा वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण आपका प्रैक्टिकल में इसका यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। डीसी मोटर के ऊपर गति को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए जो नियंत्रण विधि उसका प्रयोग करने के लिए आपसे पूछा गया था। जो छात्र प्रैक्टिकल दिए होंगे उनको ख्याल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। मतलब कि वाइंडिंग में टेप यहाँ पर क्यों मारा जाता है, मतलब टेप क्यों किया जाता है। आपको मालूम है, मान लीजिए आप वाइंडिंग करें, ठीक है, तो वाइंडिंग करते समय आपका जो यहाँ पर वायर है यदि ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वायर आप लगाते हैं तो वहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप टेपिंग भी कर सकते हैं, या आप उसमें देखते हैं तो उसमें आपका पाइप भी डाला जाता है, ठीक है। पतली सी आपकी पाइप होती है उसको भी डाला जाता है, या आप इसको यहाँ पर पाइप ना डाल करके इस पर टेपिंग भी कर सकते हैं, या उसमें टाका भी मारा जाता है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर यदि लपेटने के अंतर्गत करते हैं तो उसको कंडक्टर लपेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एसी त्रिकला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात क्या है। मतलब कि यहाँ पर ज्ञात करने का इसका सूत्र क्या है। तो आपको मैंने सवाल के अंतर्गत भी बताया था, इसका जो सही सूत्र होता है यहाँ पर क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड, अर्थात एनएस बराबर आपका होता है 120 F/P। और इसमें जो आपका सही सूत्र मैच करा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 F/P यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। एल बराबर अलाउट यहाँ पर दिए गए इन एलिन, और यहाँ पर आपका दिया गया अपॉन 2 सेंटीमीटर। इस तरह आपका अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो छात्र यहाँ पर मारे होंगे डी ऑप्शन, उनका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं इसको जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। इसमें कहा जा रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन धारा डिवाइडर नेटवर्क, बी ऑप्शन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, सी ऑप्शन टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क और डी ऑप्शन है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य या गर्मी या कोयला या बायोगैस। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत आपका साथियों सन मतलब कि सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। ए ऑप्शन घोल अर्थात स्लरी, बी ऑप्शन जैव ईंधन, सी ऑप्शन खाद और डी ऑप्शन बायोगैस। देखिए जैव द्रव्यमान का जो अवशेष इसमें पूछा जा रहा है इसके अंतर्गत आता है घोल, ठीक है। ये आपका ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का
क्या होगा? तो सौर सेल का साथियों उस समय क्या होगा, जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, वो घटेगा। किस स्थिति में? जब प्रकाश की तीव्रता कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। देखिए सार्वभौमिक यहाँ पर मतलब कि यूनिवर्सल की बात कर रहा है। इसमें दो फेज के 4 तार या 2 फेज 3 तार या सिंगल फेज 2 तार या 3 फेज 3 तार। तो इसमें हमेशा नोट कर लीजिएगा 3 फेज 3 तार होता है। किसमें? सार्वभौमिक रूप से एसी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी तरह का यहाँ पर कंफ्यूज है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी।